पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी किया था। डीएनए की रेप्लिकेशन किसी भी सेल के डिवीजन के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर डॉटर सेल के पास सेट ऑफ डीएनए, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए, इनहेरिट होना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल आता है कि डीएनए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी सेल के डेली फंक्शनिंग के लिए। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे इन द टॉपिक दैट इज कॉल्ड द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ द डीएनए टू क्रिएट द प्रोटीन्स एंड इन टर्न ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये अपना काम करते हैं और सेल के डेली फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसकी एक्सप्लेनेशन को सेंट्रल डॉगमा का। सेंट्रल डॉगमा इट इज द एक्सप्लेनेशन जिसमें हम लोग बताते हैं कि डीएनए सेल को कैसे कंट्रोल करता है, और वी ऑल नो कि डीएनए सेल को कंट्रोल करता है बाय क्रिएटिंग एंड मेकिंग द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि डीएनए कहाँ पे कन्फाइंड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अब डीएनए हर दफा सेल से बाहर नहीं आएगा न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर डेली फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एक बॉस हर दफा ऑफिस के अंदर नहीं आता अपने वर्कर्स को बताने के लिए कि किसने क्या काम करना है, बिल्कुल इसी तरह डीएनए भी जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन वो अपना मैसेज क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए दैट इज नॉन एज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के थ्रू डीएनए जो है वो सेल की डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। देन ये मैसेंजर आरएनए जो है वो कन्वर्ट होता है, डिकोड होता है इसकी लैंग्वेज में, प्रोटीन्स की लैंग्वेज में, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये इन टर्न सेल को कंट्रोल करते हैं और सेल को अंदर कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कंट्रोल करनी है, सब कुछ जो है वो प्रोटीन्स कर रहे होते हैं। अब इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपना मैसेज कैरी करवाता है इन द सेल थ्रू मैसेंजर आरएनए। डीएनए को इमेजिन करें एक बल्कि बुक की तरह, और उस बल्कि बुक के अंदर से एक स्मॉल पेज या एक स्मॉल चिट क्रिएट होती है, और उस चिट को इमेजिन करें आरएनए से, और ये चिट या ये मैसेज जो होता है वो जाता है सेल के अंदर, एंड देन सेल उस मैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉर्मली सेल के अंदर जितने भी डेली फंक्शंस होते हैं उनमें हो रहा होता है, हर टाइम हो रहा होता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर डीएनए खुद जो होता है रेप्लिकेट होके डिवाइड हो रहा होता है और डॉटर सेल्स के अंदर। दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपके सेल डिवीजन के अंदर नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वैसे तो काफी ज्यादा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक दफा ये स्टार्ट हो जाए तो ये कॉन्टिन्यूस रहता है, लेकिन साइंटिस्ट इसको स्टडी करने के लिए जो है इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले स्टेज को हम इनिशिएशन कहते हैं। ये वो स्टेज होते हैं जिसके अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। देन वी हैव द इनलॉन्गेशन जिसके अंदर प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और आखिर में जब ये प्रोसेस एंड होता है तो हम इस फेज को टर्मिनेशन फेज कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं इनिशिएशन फेज की। इनिशिएशन एज द नेम शो कि ये वो फेज जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस इनिशिएट होती है। अब इस इनिशिएशन के लिए अगर आप देखें तो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। अब डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ये आपका जो है ये कोडिंग सीक्वेंस है, यानी कि ये जो है ये आपका प्रोटीन कोड कर रहा है। अब इससे पहले जो है ये आपका पूरी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी जिसको हम लोग प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर को इमेजिन करें एक उस तरह के माइलस्टोन के जो कि बताता है कि यहाँ पे जो है ये चीज का स्टार्ट होना है। सो दैट्स वाई प्रोमोटर वो रीजन होता है जो कि जो है आरएनए पॉलीमरेज को एक्ट करवाता है और उसे बताता है कि यहाँ से आपकी एक न्यू जीन स्टार्ट होनी है और यहाँ पे आके आपने बाइंड करना है। प्रोमोटर रीजन बेसिकली आपके बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपके बैक्टीरिया सेल की बात करूँ तो उसके अंदर प्रोमोटर रीजन -10 और -35 पे होता है। -35 रीजन को जो है वो हम लोग TTGACG कहते हैं, जबकि -10 रीजन को हम लोग TATAAT कहते हैं। अब -10 का मतलब क्या होता है? -10 का मतलब ये होता है कि जहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है उससे 10 बेस पेयर पीछे ये रीजन स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद ये रीजन जो है ये इसके मजीद पीछे जाएं तो -35 के ऊपर दूसरा रीजन होता है, यानी प्रोमोटर के अंदर -35 से ये बाइंड होना स्टार्ट होता है और -10 पे आके ये जो होता है ये कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यू आके स्टॉप होता है। फिर उसके बाद जो होता है उसके आगे जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आपके इस रीजन प्रोमोटर रीजन के साथ जो है ये बाइंड होगा। ठीक है, जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर रीजन को डिटेक्ट करेगा और उसके साथ ये बाइंड होके अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये तो हमने बैक्टीरियाज की बात की। यूकैरियोटिक में प्रोमोटर रीजन जो होता है वो -35 और -70 पे होता है, और उसके अंदर एक रीजन जो होता है वो आपका TATAA होता है, और दूसरा रीजन जो होता है वो आपका CAAT यानी कि कैट रीजन कहते हैं। उसके बाद RNA पॉलीमरेजेस की बात कर लेते हैं। RNA पॉलीमरेजेस बेसिकली ये वो एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटेलाइज करवाता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे उसके जो है वो 2 बीटा सब यूनिट्स एंड 2 अल्फा सब यूनिट्स जो हैं उनसे ये क्रिएट हुआ है। ये बीटा एंड अल्फा सब यूनिट जो है ये उसका एपो या कोर एंजाइम क्रिएट करते हैं। और फिर उसके बाद आता है एक स्पेशल यूनिट जिसको हम लोग सिग्मा यूनिट कहते हैं। ये सिग्मा यूनिट जैसे ही इसके साथ आरएनए के साथ जाकर अटैच होगा, आपका आरएनए एंजाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो हॉलो एंजाइम बन जाएगा, और उस हॉलो एंजाइम के बाद वो रेडी होगा एक्ट करने के लिए। सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो एक्टिवेट करवाती है, और ये सिग्मा फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट डिटेक्ट द प्रोमोटर रीजन। मैंने आपको बताया था कि जब तक आरएनए प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो सिग्मा रीजन जो होता है हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेजेस को टू डिटेक्ट एंड बाइंड विद द प्रोमोटर रीजन। अब यहाँ पे प्रोमोटर रीजन जो होता है वो सिग्मा, आपका बैक्टीरिया सेल के अंदर सिर्फ सिग्मा एक्ट कर रहा होता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिग्मा के अलावा कुछ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ये आपके प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ आपके यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आपके बैक्टीरिया सेल्स के अंदर सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज है, और वही आरएनए पॉलीमरेज आपके जितने भी आरएनएज होते हैं उनकी सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास 3 किस्म के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करता है। अभी जो हमने आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 का था, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए की जो है वो सिंथेसिस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आके जैसे ही हम दूसरा फेज स्टार्ट होता है जिसको हम लोग इनलॉन्गेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर्स ने आपके प्रोमोटर रीजन को फाइंड किया, और फाइंड होने के साथ उसने आरएनए की बाइंडिंग करवाई विद द प्रोमोटर रीजन। और ये प्रोमोटर रीजन वो सिग्नल होता है या वो साइन होता है कि इसके बाद आपके फलानी जगह से जो है वो आपका प्रोटीन का कोडिंग जो है, या प्रोटीन का कोड या प्रोटीन की जो जीन है वो स्टार्ट हो रही है। जैसे ही वो बाइंड करेगा तो आपका दूसरा फेज स्टार्ट होगा जिसको हम लोग इनलॉन्गेशन फेज कहते हैं। यहां पे आपको याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है आपके डीएनए के साथ, और वो 2 काम करेगा। जैसे ही वो डीएनए के साथ बाइंड करेगा, डीएनए आपका जो है वो अनबाइंड होके एक बबल क्रिएट कर देगा, जिस बबल को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ट्रांसक्रिप्शन बबल का बनना जो है वो आपका इनलॉन्गेशन फेज का जो है वो स्टार्ट है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होता है ये आपका 17 बेस पेयर जो होता है वो लॉन्ग होता है, और इसके अंदर आपका डीएनए अनवाइंड हो जाता है। अब डीएनए अनवाइंड तो हो गया, तो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस कर रहा होता है। तो जो आपका इसके ऑपोजिट होगा वो आपका बन जाएगा एंटीसेंस या टेम्पलेट, और इसके ऑपोजिट वाला जो है वो आपका जो है ये बन गया सेंस कोडॉन। अब यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो आरएनए है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हो रहा है, यानी कि जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और मैसेंजर आरएनए आपका उसको कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यहाँ पे इसकी अटैचमेंट जो है ये आपको नजर आ रही है। अटैचमेंट जो होती है ये जैसे जैसे बनता जाएगा ये अटैचमेंट जो है ये ब्रेक होती जाएगी, और मैसेंजर आरएनए आपका जिप की फॉर्म में बाहर आता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बनता जा रहा है, मैसेंजर आरएनए यहाँ से जो है वो जिप की फॉर्म में बाहर निकलता जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो ये इसका ऑपोजिट वाला रीजन है इसको हम लोग सेंस डीएनए कह रहे हैं।
क्योंकि मैसेंजर आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे डीएनए रीजन ड्रॉ करूं, ए जी सी सी टी ए, यहाँ पे आपका जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो उसके ऑपोजिट होगा, यानी कि ए के ऑपोजिट क्या होगा, टी, लेकिन आपको पता है आरएनए के अंदर यू आ जाएगा, जी के ऑपोजिट इधर सी आ जाएगा, सी के ऑपोजिट यहाँ पे जी आ जाएगा, टी के ऑपोजिट यहाँ पे ए आ जाएगा और ए के ऑपोजिट यू आ जाएगा। तो क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे इसके पास जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बॉन्डिंग होगी, और ये टेम्परेरी बॉन्डिंग जो है जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए आगे बढ़ता जाएगा ये बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी और क्रिएट होती जाएगी। अब ये वाला जो डीएनए मैंने आपको बताया कि इस डीएनए को हम लोग जो है वो टेम्पलेट डीएनए कहते हैं, और इसके ऑपोजिट जो होता है उसको हम लोग एंटीसेंस डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये आपका मैसेंजर आरएनए जो होता है वो इसकी आइडेंटिकल कॉपी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टी होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए और यहाँ पे टी। तो इट मीन्स कि ये मैसेंजर आरएनए क्योंकि इस स्ट्रैंड के आइडेंटिकल है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सेंस स्ट्रैंड। इस तरह आपका जो इनलोंगेशन का फेस है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब हम इनलोंगेशन जैसे ही आपका रीजन पे पहुंचेगा, ऐसे रीजन पे जहां पे आपका जो है वो टर्मिनेशन या फिर आपकी जीन रिक्वायर्ड जीन एंड हो रही है, वहां पे आपका दूसरा फेज स्टार्ट होगा जिसको हम लोग टर्मिनेशन फेज कहते हैं। टर्मिनेशन फेज में मैसेंजर आरएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस अलग होंगे डीएनए से, और डीएनए वापस जो है वो बाइंड हो जाएगा। अब टर्मिनेशन फेज के लिए जो चीज बनती है वो चीज आपने याद रखनी है कि जैसे ही आपके डीएनए स्ट्रैंड पर टर्मिनेशन आएगी वहां पे डीएनए के अंदर जीसी बेस पेयर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। हमेशा याद रखें कि जो जीसी होता है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू एटी। अब जीसी बेस पेयर जहां पे बनना शुरू होंगे तो मैसेंजर आरएनए क्योंकि जीसी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो वो आपस में आकर एक लूप क्रिएट कर देंगे, उस लूप को हम लोग हेयर पिन लूप कहेंगे। ये लूप क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि जब आपका जीसी बार बार रिपीट हो रहा होगा मैसेंजर आरएनए पे, तो ये जी इस सी के साथ पेयर बना लेगा और ये सी इस जी के साथ पेयर बना लेगा। दैट्स वाई ये यहाँ पे जो है ये कोडिंग लूप क्रिएट होगी। इस हेयर पिन लूप की वजह से आपका जो मैसेंजर आरएनए है उसकी सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होगी, और आपका मैसेंजर आरएनए यहाँ पे इस हेयर पिन लूप की वजह से अलहदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। जैसे मैसेंजर आरएनए यहाँ से बाहर निकलेगा आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको जो है वो इससे अलहदा हो जाएगा, और ये आपका टर्मिनेशन फेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो आपका आरएनए बना है इसको हम लोग नेसेंट आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब ये प्री मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका मैसेंजर आरएनए जैसे ही क्रिएट होगा वो डायरेक्टली राइबोसोम्स के पास जाएगा ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन क्योंकि आपके यूकैरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए को ट्रैवल करना होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, तो उस ट्रैवलिंग के लिए उसके ऊपर कोई स्पेशली चीजें ऐड कर दी जाती ताकि मैसेंजर आरएनए डैमेज ना हो ड्यूरिंग दैट ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग रीचिंग टू द राइबोसोम्स। इसमें यहाँ पे दो काम होंगे। पहला आपका एडिशन ऑफ 5 कैप होगा, 5 प्राइम के ऊपर आपकी एक कैप ऐड कर दी जाएगी जो कि मैसेंजर आरएनए को डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी, और 3 प्राइम पे जो है वो आपकी पॉली ए टेल ऐड कर दी जाएगी, और इस पॉली ए टेल को हम लोग कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ए स्टैंड फॉर एडिनिन, तो एडिनिन बहुत ज्यादा एडिनिन ऐड होता है तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पॉली एडिनाइलेशन। फिर उसके बाद आपका जो मैसेंजर आरएनए उसके अंदर से इंट्रॉन और एक्सॉन्स जो है वो रिमूव होंगे। इंट्रॉन्स वो रीजन्स होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, यानी कि ये रीजन कोई भी मैसेंजर आरएनए या कोई भी प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करवा रहे होते। दैट्स व्हाई इन इंट्रॉन को हम रिमूव करवाते हैं बाय अ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नॉन एज स्प्लाइसोसोम। ये स्प्लाइसोसोम जो होते हैं ये मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन से कंबाइन होकर बनते हैं। स्प्लाइसोसोम एंजाइम
पहले आपके इंट्रॉन्स को रिमूव करवाएगा और फिर एक्सॉन्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक और एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं लाइगेस। लाइगेस एज द नेम शो कि ये जोड़ने के लिए। तो इसके बाद आपका मैसेंजर आरएनए जो है ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए है और ये रेडी टू गो है इन द साइटोप्लाज्म टू परफॉर्म इट्स प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे हम लोग जो है वो समराइज कर लेते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर मैसेंजर आरएनए का जो है वो क्या होगा। यूकैरियोट्स एज आई टोल्ड यू कि मैसेंजर आरएनए के अंदर पहले आपकी कैप ऐड हुई, फिर टेल ऐड हुई, फिर उसके अंदर से जो है वो इंट्रॉन रिमूव हुए और देन वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है वो आपके साइटोप्लाज्म में गया फॉर द ट्रांसलेशन। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो कोई भी डिले नहीं होता, जैसे आपका मैसेंजर आरएनए रेडी होगा वो डायरेक्टली चला जाएगा डीएनए या आपके राइबोसोम्स के पास फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। सो हमेशा याद रखें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में स्लाइट चेंजेस होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका बेसिक प्रोसेस होता है वो सेम होता है। इसके बाद हमने यूकैरियोट के अंदर जो है वो डिस्कस किया है कि यूकैरियोट के अंदर जो होता है वो आपकी इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं एंड देन आपका जो है वो टेल्स ऐड होती हैं और उसके बाद जो है वो आपका मैसेंजर आरएनए कंप्लीट हो जाता है एंड देन ये मैसेंजर आरएनए आपका साइटोप्लाज्म में जाता है और ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में 3 फेजेस को डिटेल में स्टडी कर लिया। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कसिंग कि ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवा रहा होता है।